नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित के पिछले पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हम हल कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत इस सत्र में हम वर्ष 2020 के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो की सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड को स्लो कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन समझाने के दौरान अगर मैं तेज़ बोलूँ तो आपको आसानी से अच्छे समझ में आए। तो 1x की स्पीड को आप घटा कर 0.9x कर लीजिए, 95 भी नहीं, 9x, ठीक है, 90%, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और साथ में कॉपी पेन लेके बैठे, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो पाएंगे उससे। आप स्वयं भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 प्रश्न है इसके। वर्ष 2020-2021 में पुराने पैटर्नों पे क्वेश्चन पेपर आए थे, जिसमें 5 into 5 25 ही ऑब्जेक्टिव आते थे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर से 0। दोनों आप जानते हैं कि ये दोनों ही रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है ये दोनों। और इनके हल के बारे में पूछता है। इसका हल पूछा है उसने, का हल पूछा है, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई 2 हल होंगे कि अनंत अनेक हल होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो ये दिए हुए हैं, हम जानते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। a1x b1y प्लस c1 1 1 1 पहला समीकरण हो गया इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण हो गया। इसमें x के गुणांक दोनों समीकरण के a1 a2, y के गुणांक जो उनके साथी होते हैं b1 b2, और अचर पद जो होता है, इनके आपस में अनुपात लेते हैं बटे में लेकर, और उससे डिसाइड करते हैं कि कैसे इनके हल होंगे। जैसे कि x के गुणांक हमने साथ में लिए a1 और a2, और y के गुणांक मतलब y के साथ में लिए b1 और b2, इन दोनों का अनुपात लिया बटे में लिए मतलब, और इनके अनुपात को चेक किया। अगर यही अनुपात बराबर नहीं निकले, ऐसे कट जाए, मतलब ये अनुपात बराबर नहीं है का चिन्ह है, दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है, मतलब दोनों समीकरणों से बनी हुई जो रेखा रहेंगी वो आपस में एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। क्योंकि हम जानते हैं जो रैखिक समीकरण है उसकी रेखा बनती है, तो अगर दोनों रैखिक समीकरण थे तो उनकी एक एक रेखा बनेंगी। तो ऐसी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। याद रखना कि जहाँ पहले ही बराबर नहीं हो गया मतलब कट गया, वो कट गया, बराबर कट गया मतलब यहाँ कट गया, ऐसा याद रख सकते हैं बच्चे। शुरू में ही कट गया मतलब कट गया, तो कट गया तो कितने बिंदु पे कटा, दोनों लाइनों ने एक बिंदु पे काटा, तो होगा बेटा रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और हल कितना होगा, अगर एक बिंदु पे काटा तो जो बिंदु पे काटते, जितने बिंदु पे काटते उतने उनके हल होते, क्योंकि जो काट रहा या टच हो रहा का मतलब हो गया वह बिंदु दोनों रेखा पे था, इस रेखा पे भी इस रेखा पे भी। तो जब वो दोनों रेखा इस रेखा पे भी है इस रेखा पे भी है, तो अगर वो दोनों रेखा पर वो बिंदु है मतलब वो मान इस रेखा पे भी इस रेखा पे भी है, तो उनका वो हल होगा। जहाँ पे टच करेगा तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल, क्योंकि एक ही बिंदु पे काटा है, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। यदि इसके बाद हम चेक करेंगे और ऐसा हुआ कि पहला अनुपात तो बराबर निकल गया, a1/a2 अनुपात बराबर निकल गया b1/b2 के, पर ये तीसरे अनुपात से फिर तुलना करना पड़ेगा। अगर पहला अनुपात बराबर हो गया तो तीसरे अनुपात से तुलना करेंगे, या तो तीसरे से बराबर हो जाएगा, या फिर से लेते एक और कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2, यह तीसरे से बराबर नहीं निकला। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ये पहली बार बराबर है, दूसरी बार भी बराबर है, यहाँ पहले बार के अनुपात बराबर है, दूसरी बार का अनुपात बराबर नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, आगे बनाते रेखा। जब ऐसा होता है कि पूरा बराबर ही बराबर हो गया,
यहाँ भी बराबर हो गया, यहाँ भी बराबर हो गया। तो जो रेखा है बेटा, एक रेखा जो थी दूसरी रेखा के ही बराबर हो गई, मतलब वो रेखाएं आपस में समान हो गई। दूसरी रेखा जो बनेंगी इसके ऊपर बनेंगी, दोनों समीकरण की रेखा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। कहने का मतलब ओवरलैप मतलब क्या करेंगी, संपाती होंगी। कुल मिला के वो एक ही रेखा है, उसके मानों को थोड़ा परिवर्तित करके आपको दे दिया गया, तो रेखाएं होंगी संपाती। ठीक है, बराबर बराबर मतलब पूरा बराबर, पूरा बराबर मतलब एक रेखा के बराबर दूसरी रेखा, मतलब एक के ऊपर एक बन गई एक ही जगह पे, तो रेखाएं होंगी संपाती। हल कितने होंगे, हल की स्थिति बताने के लिए, तो बेटा जितनी जगह टच करती है उतने वो हल होते हैं। जहाँ जहाँ टच किया हर एक बिंदु हर एक हल होता है। अब ये बिंदु भी हल होगा, ये बिंदु भी हल होगा, ये बिंदु भी हल होगा, ऐसे कितने हल होंगे, कितने 100 हल, 200 हल, कितनी जगह टच करिए रेखा बेटा, हर जगह इंच इंच कण कण पल पल हर कण कण में टच कर रही है। ठीक है, तो हर एक कण में टच करी तो ऐसे कितने बिंदु होंगे, इसके अंदर अनंत बिंदु होंगे। तो कितने हल हो जाएंगे, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल। ठीक है, और यदि पहला अनुपात बराबर है दूसरा अनुपात बराबर नहीं, पर बराबर लाके भी बराबर नहीं लाया, देखिए दो जगह एक बार बराबर बता रहा है एक बार बराबर नहीं बता रहा, मतलब बराबर लाके बराबर नहीं लाया, पास आया पर पास नहीं आ पाए। ऐसी कहानी कब होती है, ऐसी कहानी होती है रेल की पटरी की तरह, दोनों पास है भी एक साथ पर जिंदगी भर कभी आपस में मिल नहीं पाएंगी। रेल की पटरी की तरह चल रही है, मतलब क्या बेटा, आपस में रेखाएं समांतर है। ठीक है, रेखा समांतर है। हल के बारे में क्या कहेंगे, हल कैसा है, जब रेखा एक दूसरे को काट ही नहीं करी, टच ही नहीं करी, तो हल कैसा होगा बेटा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। दूसरी बात, जब यहाँ पे संपाती वाली बात आती है और अद्वितीय हल वाली बात आती है, तो जब दोनों जगह टच हो रही है, यहाँ पे एक जगह टच हो रही है, यहाँ पे पूरी जगह टच हो रही है, मतलब हल निकल रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। जब हल निकलता है मतलब दोनों एक दूसरे की संगति में है, तो इसको बोलते हैं संगत है, रेखाएं संगत है। और जब कोई हल ही नहीं निकल रहा है, दूसरे से दूर दूर है, तो संगत में है ही नहीं, तो बोलेंगे असंगत है। ये भी याद रखना चाहिए, संगत संगति पूछता है। दूसरी बात, ये संपाती जो है इसी को बोलते हैं बेटा आश्रित है। देखो एक के ऊपर एक आश्रित है, दोनों लाइनें यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं आश्रित है। ठीक है, तो इस प्रश्न में कौन सी कंडीशन थी, तीनों ही अनुपात बराबर थे, बराबर बराबर थे, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के बराबर थी, तो लाइनें कैसे होगी दूसरे पे, संपाती हो गई। संपाती हो गई मतलब हर जगह टच कर रही है, बिंदु बिंदु पे टच कर रही है, तो कितनी जगह, कितने, हर एक टच हर एक हल होता है, कितनी जगह टच किया, अनंत जगह तक हल किया, टच किया मतलब, तो कितने हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, आंसर होगा डी। ठीक है, देखिए इसको पहले भी समझाया है आपको दूसरे प्रश्न पत्र में, पर ये बार बार समझाने से आप जैसे अगर वीडियो कोई उसको वीडियो को नहीं देखा, इस वीडियो को देखा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते, एपी समांतर श्रेणी का 10वां पद है। आप सभी फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला है, एनवें पद का फार्मूला, ए एन बराबरी से ए, एक मिनट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे, कि जो भी पद आपको निकालना है उसमें पहले तो प्रथम पद आ जाएगा। ए का मतलब क्या होता है बेटा, प्रथम पद। कि बार ये पूछ रहा था प्रथम पद क्या है। डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। तो यदि पहला कोई जो भी पद निकालना होता है पहले पहला पद ले लेते हैं, और जितना पद निकालना उससे कम एक अंतर, क्योंकि एक बार आप पहला पद ले चुके हो तो फिर कितने पद आगे क्या करेंगे, जो भी पद निकालना उससे कम एक अंतर जोड़ेंगे। तो अगर यहाँ पे 10वां पद निकालना तो कितने अंतर जोड़ेंगे, 9D। डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10वां पद यानी कि a प्लस 9D। दूसरे पद को लिखेंगे 810। A1 यानी पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, 10वां पद 810, ऐसा लिखा जाता है बेटा। चलो बच्चा आगे चलते। तो 9वां पद निकालना है हमें, सॉरी 10वां पद निकालना है 810। क्या वैल्यू होंगे बेटा, a प्लस 9D। इसमें मान रखते, a का मान कितना, a का मान देखिए, a मतलब प्रथम पद कितना बेटा 10, चलिए रख दिया 10 प्लस 9D, डी यानी कि सार्वंतर। सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर क्या होता है, बच्चे ना बस 2 पद घटा देते, बोले सर इसमें से बड़े में से छोटा घटा देते, पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं घटाना है। कैसे घटाना है, हमेशा पिछले पद से मतलब आगे वाले पद से पीछे वाला, उसके पीछे वाला पद घटेगा। तो 4 में से तो 7 घटाओ, या 7 में से तो 10 घटाओ। 4 से 7 गया -3, 7 से 10 गया -3। अक्सर जो बच्चे हैं जो जिनका स्तर उतना अच्छा नहीं होता है हमारे सरकारी स्कूलों में, वो बच्चे गलती करते हैं सार्वंतर में, माइनस वाले सार्वंतर को भी प्लस ले लेते हैं। पर देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है,
है ना। तो माइनस वाला जो आंसर आएगा, सारांतर आएगा, उसको ध्यान देना। तो क्या आएगा सारांतर? -3 यहाँ पे। 7 में से 10 गया -3, यह 4 में से 7 गया -3। अब करते हैं इसको। 10 धन गुना ऋण, ऋण 9 27, 10 में से 27 गए -17। तो क्या होगा बेटा 10वां पद? डी -17। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक और अभी किसी सेट में ये आया हुआ है, ठीक है। अब आप लगभग 4 से 5 सेट को कर चुके हैं मेरे साथ में। अगर प्रैक्टिस आपने सारे वीडियो देखे हैं तो सच में आप इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। किसी एग्जाम्स की तैयारी के लिए पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए, उससे एक तरीका पता चल जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं ये स्कूल एजुकेशंस में, तो ठीक है। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे वीडियोस, हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर भी करिए, साथियों से। इसमें आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट डालेंगे, हर सब्जेक्ट, हर क्लास, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको आगे काम आएंगी। और अगर नहीं पसंद तो आपकी मर्जी, कमेंट भी करिएगा प्लीज़, अच्छे अच्छे, जिस जो भी आपको पसंद हो, भद्दे मत करिए बस। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा क्या कह रहा है? यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप सब पहले ही पढ़ चुके हैं, द्विघात समीकरण के बारे में बात करते हैं। द्विघात मतलब जिसकी चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, वो द्विघात समीकरण। चर यहाँ पे क्या बेटा? x, तो अधिकतम घात हो गई हमारी 2, फिर उससे कम घात हो गई एक घात वाला, यहाँ एक लिखा नहीं है घात मतलब एक, यहाँ बिना बिना एक घात का मतलब शून्य घात का, तो शून्य घात का मतलब एक होता, तो ऐसे रख दिया उसको। एक मतलब यहाँ एक शून्य घात में है, यहाँ पर उसकी जगह रख दिया उसका गुणांक c, एक घात वाले का गुणांक b और 2 घात वाले का गुणांक c। ये संख्याएं होंगी ABC, इसलिए ABC क्या होती है बेटा? ABC हो गई वास्तविक संख्याएं, परंतु a बराबर नहीं होगा शून्य के, तभी तो द्विघात समीकरण होगा। क्यों? अगर a का मान शून्य हो जाएगा ना बेटा, यदि a का मान शून्य हो जाएगा तो ये x² में गुना करके उसको भी शून्य बना देगा। अगर ये शून्य बन गया तो द्विघात खत्म हो गई, तो द्विघात नहीं कहलाएगा। इसलिए हम लिखते हैं मानक रूप में कि a बराबर नहीं होगा शून्य के। जब जब आएगा तब तब मैं आपको बार बार बताते जाऊंगा, ये मेरी आदत है, क्योंकि इसमें ही प्रैक्टिस होंगी आपकी। ऑनलाइन तो बता ही सकते हैं, क्लास में अगर ज़्यादा समय ना हो तो, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो अब इसमें बात करें शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक मतलब इस द्विघात समीकरण में जो चर है ना, ये x, इसके वे मान जो इस द्विघात बहुपद में, समीकरण बोल दिया मैंने, पर बहुपद में रखने पर इसके पूरे मान को शून्य कर दे, उसे शून्यक बोलते हैं। कुल मिला के इस बहुपद के हल x के मान, चर के मान और कितने मान होंगे? चूंकि यहाँ पे अधिकतम घात चर की 2 है, इसलिए चर के ना 2 मान होंगे, x का एक मान निकलेगा और एक और बार x का एक मान निकलेगा। किसी भी मेथड से करो आप, गुणनखंड विधि से करें या फिर सीधा धराचार्य का सूत्र लगा करें, 2 तरह से 2 मान निकलेंगे इसमें, है ना। अभी जो 2 मान है इन्हीं को बोलते हैं शून्यक, इन्हीं को बोलते हैं बेटा शून्यक। तो 2 तरह के जो शून्यक है, एक होता अल्फा, एक होता बीटा। अब मुझे बताइए यूनानी भाषा के शब्द है या ग्रीक भाषा के? तो एक शून्यक हो गया अल्फा, एक शून्यक हो गया बीटा। तो शून्यकों का योग पूछा जाता है, मतलब अल्फा धन बीटा क्या बोलेंगे बेटा इसको? शून्यकों का योग। कई बार वो अल्फा धन बीटा ना बोल के हिंदी में लिख देता है शून्यकों का योग, बात एक ही है। और एक चीज पूछ जाती है शून्यकों का गुना, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, इसको योगफल भी बोलते, गुणनफल भी बोलते। शून्यकों का गुणन, गुना गुणनफल, गुणन लिख देता हूँ, योग गुणन, गुणनफल योगफल ऐसे बोल सकते हैं। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुना पूछते हैं, तो क्या होगा बेटा? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुना इन्हीं ABC जो है इन्हीं का उपयोग करके बनाए देते हैं। तो शून्यकों का योग होगा -b/a, इस b के साथ माइनस लेके बट्टे में a रखेंगे, और इस c के बट्टे में अगर मैं a डाल दूं तो मिल जाएगा आपको गुणन c/a, -b/a और c/a, दोनों याद रखना होगा। बार बार बोल बोल के इतनी चीज़ों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए बार बार। एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ ना हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जितने कॉन्सेप्ट आते हैं सब एग्जाम में यूज़ होते हैं। तो आंसर क्या होगा? शून्यकों का योग -b/a, ए होगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते, सही दिया ना अपने आंसर, देखते एक बार। हाँ, -b/a।
कभी बच्चे माइनस भूल जाते थे, तैयार रखा हुआ है बिना माइनस वाला आंसर भी। क्या बोल रहा है 5वां क्वेश्चन? यदि, ध्यान से पढ़िएगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है शायद, हाँ। यदि यदि ए सॉरी यदि क्या ध्यान है, पॉइंटर गड़ा पूरा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है, तो POA के बारे में क्या है? POA मतलब कौन पूछ रहा है, कौन POA बराबर है, मतलब उसका मान पूछ रहा है। तो पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि किसी बाहरी बिंदु का, बाहर बिंदु है तभी तो उस पर दो स्पर्श रेखा खींची है, PA और PB, दो स्पर्श रेखा, बेटा देखो दो नाम दिए, PA और PB, ध्यान रखना। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्पर्श रेखा, तो आपको पता होगा कि किसी वृत्त पर, बनाता हूँ एक मिनट, है ना, अगर मैंने ऐसा वृत्त बनाया तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं, एक बाह्य बिंदु, चलो इसका कलर दूसरा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक बिंदु बना दे, उससे कितनी स्पर्श रेखा आएंगी, यहाँ पे एक बिंदु बना दिया अपन ने, तो बेटा इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बाह्य बिंदु से। बिल्कुल मेरी सीधी नहीं है क्योंकि मैं पेन टेबलेट पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बाह्य बिंदु का हमने नाम दे दिया P। तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों ही स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, ये और ये आपस में बराबर होंगे। ये क्या नाम दिया उनके, बाह्य बिंदु का नाम दिया था, एक बिंदु है P, ठीक है, बिंदु P हो गया। O केंद्र वाला वृत्त, चलो वृत्त का केंद्र बना देते भैया, बीचों बीच में ये, इसका नाम दे देते O हो गया वृत्त का केंद्र। फिर कह रहा है PA और PB स्पर्श रेखा है, तो चलिए ये जो स्पर्श रेखा है इसको बोलते हैं PA है, एक मिनट ब्लू लेते हैं, उप्स क्या कर दिया भाई, लाइन लेना, PA ले लिया ये, और ये हो गई हमारी PB, ये हो गई दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये कहानी हुई है। और क्या बोल रहा है कि PA और PB जो स्पर्श रेखा है परस्पर, परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कितना 80 के कोण पर झुकी है, मतलब ये जो स्पर्श रेखा आपस में झुकी है कितना कोण बना बेटा, ये वाला 80 का कोण बना है, ठीक है, 80 डिग्री का कोण है। तो POA पूछ रही, POA बोले तो P से ये हो गया O आना है, फिर A पे आना है, ठीक है, बना लेंगे कोण में। क्या होता है बेटा ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा इसके पहले, यहाँ पे पूरा पूरा एक समकोण त्रिभुज बनता है, कैसे, यहाँ से अगर मैं केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पे एक लाइन खींच दूं, तो लाइन क्या होंगी असल में, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आपने पढ़ा, इतना आधा चित्र यहाँ से आपने पढ़ा होगा, ये वाला यहाँ से लाइन बना के कर्ण बन जाता है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए। यहाँ भी खींच देता हूँ, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा मैंने खींची, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्यों लंब होगी, क्योंकि बेटा ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब हो गई मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सिंपल सी बात है बेटा, ये एक चतुर्भुज बन गया, देखिए ध्यान से, ये OAPB एक चतुर्भुज हो गया, ये ऐसा चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 अंश, उसमें से 90 और 90 180 ये लेके चले गए आमने सामने के, तो कितना बचा फिर 180, उस 180 इन दोनों के लिए बचा, इसके लिए और इसके लिए बचा, तो ये वाला 80 हो गया, तो ये कितना बचा 100 डिग्री। देखिए ये वाला 80 हो गया, ध्यान दीजिए पेन जहाँ चला रहा हूँ मैं, तो ये बचा कितना हो गया बेटा 100 डिग्री हो गया। पर ध्यान दीजिए ये नहीं पूछा, वो बोलता अगर एंगल AOB तो 100 डिग्री होता, पर यहाँ क्या पूछा, ध्यान दीजिए ध्यान से, मतलब बात को सुनिए मेरी, यहाँ एंगल पूछा है POA, POA, P से O को मिलाया, O से A को मिलाया, ये वाला एंगल पूछा। तो बेटा ये जो लाइन जाती है ना, ये दो, इस चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, ये त्रिज्या त्रिज्या आपस में बराबर, ये भुजा बराबर, और ये 90 डिग्री और RHS नियम से ये वाली भुजा भी तो इसमें बराबर है ना ऑलरेडी, तो ये वाले जो कोण है दोनों बराबर होंगे, आधे आधे हो जाते। तो ये जो 100 है ना ये बेटा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, और इधर ही 50 डिग्री हो जाएगा, और जो 80 है ये कितना हो जाएगा, इधर 40 डिग्री और ये 40 डिग्री हो जाएगा, तो POA का मान हो जाएगा 50 डिग्री, आंसर हो जाएगा A, ठीक है, पता होना चाहिए आपको ये कॉन्सेप्ट। फिर से एक और बता देता हूँ, आपने सिंगल पढ़ा होगा कि एक व्रत है, ठीक है, गन्ना सुंदर बना चला लो, ठीक है यार सुंदर बना देते हैं, क्या ही इतनी आलसी करना, सुंदर व्रत बनाना में ना समय जाएगा,
अरे वाह, सुप्टर ने ले लिया तो सही है। इस व्रत का केंद्र ले लिया और इसकी एक स्पर्श रेखा खींची मैंने ये, ठीक है। तो स्पर्श रेखा पे व्रत के केंद्र से क्या आएंगी, ये त्रिज्या आएंगी। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होंगी और ये बात के बाहर स्थित कोई बिंदु P है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन जाएंगी ना बेटा, एक कर्ण की तरह काम आएंगी, एक कर्ण होगा और एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये स्पर्श बिंदु का नाम दे देते PA और केंद्र का नाम O। और वैसे ही अगर मैं इससे स्पर्श रेखा एक और खींचूँ, यहाँ जैसे टच हो रही, यहाँ पे भी जाएंगी, क्या कहलाएंगी बेटा, त्रिज्या। इसका नाम दे देता हूँ PB, ये स्पर्श बिंदु PB हो गया। और ये त्रिज्या भी स्पर्श रेखा पे लंब होंगी, वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं। तो क्या होगा, ये 90-90 हो गए। ये चतुर्भुज में ये जो एंगल है, ये वाला जो बना रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से रेड से बनाता हूँ, ये एंगल रेड वाला और ये वाला रेड वाला, दोनों ही एंगल का योग होगा 180 अंश। फिर इनके टुकड़े ये वाला और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा बराबर होगा, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है थोड़ा अंदर वाला गहरा वाला, पर वो अगले बार बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई इसमें क्या कर दिया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक ही है। तो देखिए, आप यहाँ से सीखना शुरू करेंगे तभी तो बड़े एग्जाम CGL में, SSC में, रेलवेज के बड़े अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। जब यहाँ नहीं सीखोगे तो बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे। जल्द देखिए 5वां, ABC और BDE। देखिए ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। मतलब जो D बिंदु जो है, D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDA के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। पहले था सर्वांग समता संपृक्तता अध्याय में, इस साल है नहीं, पर हम तभी बताते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। मतलब है तो अभी भी, अनुपात तो अभी भी है, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उससे बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ABC और BDE दो संभावित त्रिभुज है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ना, ये B और B इसमें कॉमन है और ये कह भी रहा है कि D बिंदु BC पे। तो पहले हम ABC त्रिभुज बनाते हैं। अरे वाह, बढ़िया। और ABC त्रिभुज समबाहु है बोले, ठीक है। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर होंगी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तीनों ही भुजा आपस में बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है कि D जो बिंदु है BC का मध्य बिंदु है। BC, अच्छा अपन नाम नहीं रखे, अभी नाम भी रख देते ना भाई। ये हो गया ABC। अब ध्यान दीजिए, BC का मध्य बिंदु है D, तो ये BC के बीचों बीच में ही है, ये BC बीचों बीच में ले लेता हूँ D बिंदु। इससे क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु मतलब ये वाला भाग डबल इंटू और ये वाला भाग हो गया आपस में बराबर, ठीक है। अब क्या, BD एक भुजा बन गई यहाँ से यहाँ तक, और BD भुजा किस में आ रही, ध्यान देखो, ये त्रिभुज बोला उसने BD, तो BD एक त्रिभुज हो गया। BD के साथ में भी एक त्रिभुज बनाना, जो कैसा होगा बेटा, समबाहु त्रिभुज होगा। आप चाहो तो नीचे बना सकते हो, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे एक त्रिभुज BD वाला, और नाम क्या दे देना, एक E, BDE ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे BDE। मज़ा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। अंदर में से समझ भी अच्छा आएगा आपको, ठीक है। ये जो BD है, ये B से BD जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहाँ ले लेते हैं अपन E, तो हो गया BE, और D और E को मिला दिया, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ये जो मैं येलो बना रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, और इसकी भी तीनों भुजा बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज है। इस पर डबल डंडी सामने, तो इस पर डबल डंडी, इस पर डबल डंडी, मतलब ये वाला भाग का आधा ये था और ये भी आपस में बराबर हो गए। क्या समझ में आया आपको। अगर इस भुजा का ये आधा था तो ये भी इस भुजा का क्या होगा बेटा, आधा होगा। ये जो ये वाली भुजा है, छोटी भुजा की दुगनी होगी, ठीक है। और इधर इसी जो भुजा इस भुजा की आधी होंगी, ठीक है। तो भुजाएं आधी हो गई कुल मिला के दोनों त्रिभुजों में। अब इन दोनों त्रिभुजों की अगर मैं तुलना करूं तो दो तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर मैं त्रिभुजों को अलग अलग बना लूँ बेटा, ये हो गया मेरा छोटा त्रिभुज और एक हो गया मेरा बड़ा त्रिभुज, इनकी भुजाओं में कितना अनुपात है। अच्छा एक और चीज़, पहले उन्हें ABC बोला फिर बाद में BD बोला, तो पहले मैं इसका लिख लेता हूँ। एक मिनट, आगे पीछे बना ही लेते हैं ना, क्यों तक कन्फ्यूज पैदा करना। पहले बोला ABC, तो मैं ABC बना लेता हूँ, मेरा बड़ा त्रिभुज, और फिर बना लेता हूँ छोटा त्रिभुज। और आप जानते हैं ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है। और अभी क्या संबंध पता चला, इसकी भुजा और इसकी भुजा में ये संबंध है, इसकी भुजा दुगनी है, इसकी भुजा उससे आधी है। ये बड़ी वाली दो भाग होंगी तो ये वाला एक भाग होगा।
तो भुजाओं में अगर अनुपात 2:1 है तो क्षेत्रफल में अनुपात होगा बेटा भुजा के अनुपात का वर्ग के रूप में। ये भुजा सेंटीमीटर सेंटीमीटर होती है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग होता है, तो इसके जो क्षेत्रफल अनुपात होगा 4:1 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारा। भुजाओं में अनुपात से क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग के रूप में होता है और आयतन का अनुपात क्यूब के रूप में होता है, आयतन क्यूब में होता है। अब यहाँ पे भी कर सकते थे कि सर ऐसा नहीं बताओ, ऐसा कैसे आया, तो ध्यान दो इस आकृति में, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ मिला दूँ मैं तो एक त्रिभुज और बन जाएगा। ये त्रिभुज, ये भुजा बराबर होंगी आधी आधी, यहाँ से मिला दूँ तो एक त्रिभुज और बन जाएगा और एक त्रिभुज और बन जाएगा। कितने त्रिभुज बन गए? 4। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये 1 भाग हो गया और इस बड़े त्रिभुज के कितने भाग हो गए? 1 भाग हो गया ये, 2 भाग ये, 3 भाग ये, 4 भाग ये। तो इनके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होंगे? बड़े वाले के 4 भाग, छोटे वाले का 1 भाग, तो इनके इसमें अनुपात होगा 4:1। ठीक है, आंसर होगा क्षेत्रफल का अनुपात 4:1। 2:1 तो बेटा भुजा का अनुपात होगा, आंसर ये वाला राइट है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे ऑब्जेक्ट 2। आगे के प्रश्नों को भी और हल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं इसमें, और एक और है ना, 2 पार्ट और बना लेते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आनंद आया हो, आपके काम का हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वंटी जो बोलते हैं, आपने वीडियो देखे यूट्यूब की, उस टाइप घंटी वंटी बजा दो। मेरा कहना है कि अपने दोस्तों से शेयर जरूर करो पढ़िए उसे, और अच्छा बुरा कमेंट, लाइक कमेंट जरूर करिए। आपकी मर्जी, आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको सच में पसंद आया हो तो करिए, नहीं आया हो तो आपकी मर्जी भाई साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।